हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखे थे। इस वीडियो में हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, डीएनए के द्विकुंडली नमूने के बारे में जानते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और दूसरा है क्रिक। ठीक है, आपके सामने इनकी फोटो दिखाई दे रही है। वाटसन और क्रिक की हिंदी का नाम भी यही है इनका, वाटसन व क्रिक। ठीक है, इन्होंने ही डीएनए की द्विकुंडली नमूना है, ठीक है, उसको दिया था। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए की उन्होंने बनाई थी। तो चलिए ये डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। ओके, जो वाटसन और जो क्रिक है, अभी जो हमने इनकी फोटो भी देखी है, इन्होंने कहा था कि जो डीएनए होता है ये द्विरज्जुकी होता है। क्या होता है? द्विरज्जुकी, यानी हम कह देते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब डबल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया दो लड़ी वाला होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है डीएनए की ये एक लड़ी साइड में है, ये चल रही है, और दूसरी लड़ी ये है। तो डीएनए की कितनी लड़ियां होती है? दो लड़ियां होती है। ठीक है, ये लड़ी की जो है ना, ये वाली संरचना, ये जो कहलाती है इसकी बैकबोन इनकी। ठीक है, बैकबोन कहलाएगी ये वाली जो मैं आपको रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है पेंटोज शुगर जो होती है, पेंटोज शर्करा जो है उसकी बनी है। प्लस इनके साथ में जुड़ा हुआ है क्या? फोस्फेट समूह है। फोस्फेट समूह है इनके साथ में जुड़ा हुआ है। ये दोनों से मिलकर बना होता है। और बीच में यहाँ पर ये जो आपको सीढ़ी जैसी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है? ये है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ये है सबके सब नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस। जो कौन कौन से है? एडिनिन है। और एडिनिन जो होता है ये थाइमिन से जुड़ता है, मैंने आपको बताया था पहले पिछले वीडियो में। और ग्वानिन है, ग्वानिन है ये किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है। एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, तो इस प्रकार डीएनए की संरचना बनती है। अब ये दो रज्जुक मैंने आपको बताया था, इसमें डबल स्ट्रैंड है। तो ये स्ट्रैंड इस तरह होता है कि एक तरफ 5 डेज सिरा रहता है, और उसका जो एंड होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 डेज सिरा। 5 प्राइम और 3 प्राइम इसको कहा जाता है। या जैसे ये वाला स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम से, तो ये जहां पर भी एंड होगा इसका, तो एंड किस पे होगा? 3 प्राइम पर होगा। और ये जो स्टार्ट हो रहा है ये कैसे स्टार्ट होगा? 3 प्राइम से स्टार्ट होगा। और ये जहां पर भी एंड होगा वो कहां पर होगा? 5 प्राइम पर होगा। तो 5 डेज और 3 डेज की तरफ है। तो दूसरा वाला इसमें कैसा रहेगा? दूसरा इस तरह रहेगा इसमें। ठीक है, ये है 3 डेज और यहाँ पर है ये 5 डेज, यानी ये दूसरे एक दूसरे के प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि इनके जो बीच की दूरी होती है, ये दोनों रज्जुक जो होते हैं, दोनों स्ट्रेन है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो ये दूरी होती है 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मीनिंग होता है, एंगस्ट्रम किसे कहते हैं? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो हम इसको दिखा सकते हैं 20 × 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है 10 की घात जो -9 मीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर। उसको एनम से दिखाते हैं, नैनोमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, 2 × 10⁻⁻9, यहाँ पर है -10, ध्यान रखना है, -9 मीटर। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2 × 10⁻⁹ कैसे आया? यहाँ से एक जीरो जो है हमने नीचे भेज दिया और उस जीरो से ये जीरो काट दिया। ठीक है, तीसरा इसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? मैंने कहा 10⁻⁻2 को हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 नैनोमीटर इसके जो है दूरी हो जाएगी। तो जो डीएनए के दो रज्जुक है उनके बीच की दूरी कितनी हो सकती है? 20 एंगस्ट्रम बोल दें आप, या 20 × 10⁻⁻10 मीटर बोल दें, या 2 × 10⁻⁹ मीटर बोल दें, या 2 नैनोमीटर कह दें। ये तीनों का आपका अगर ऑप्शन में आ गया तो आपको तीनों सही रहेंगे, चारों ही सही रहेंगे। चारों ऑप्शन है ना, ये चारों के चारों ऑप्शन सही रहेंगे। अब और डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो देखें, डीएनए में मैंने कहा था दो रज्जुक होते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा रज्जुक इसके साथ में ऐसे लड़ी जुड़ी रहती है। अगर आपने जो डीएनए बनाते हो ध्यान रखना है, अगर आपने डीएनए ऐसा बना दिया तो ये गलत होता है। डीएनए बनाने का होता है कि आप ऐसे बनाएं एक लड़ी, ये कौन सी हो गई हमारे पास? 5 डेज हो गया, और ये एंड हो रहा है किस पे? 3 डेज पर। दूसरा इनके समांतर लेके चलना है, इसे जहां जहां ये घूम रहा है वैसे वैसे आपको घुमा देना है। ठीक है, इस तरह आपको डीएनए बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डेज, और ये एंड हो रहा है 5 डेज पर। तो आपको डीएनए इस तरह बनाना है, ये सही डीएनए होगा। अगर आपने ये ऐसा बनाया है ये गलत होता है। ठीक है, अब ये डीएनए में इस तरह घुमाव पाया जाता है। ये घुमाव किस तरह का होता है? ये इस तरह का घुमाव होता है, राइट हैंडेड वाला। ठीक है, डीएनए में जो घुमाव होता है वो कौन सा होता है? राइट हैंडेड होता है। ठीक है,
राइट हैंडेड। डबल हेलिक्स यानी दो घुमाव होते हैं, दो कुंडली होती है। कैसे होती है? जैसे यहाँ पर आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, एक तो ये इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, दूसरी ये वाली है। तो इस तरह इनमें डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, दो घुमाव पाए जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं द्विकुंडली नमूना, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड। और इनमें जो घुमाव है वो कौन सा है? राइट हैंडेड है, जिसको हम दूसरी हिंदी में कह देते हैं दक्षिणावर्त। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणावर्त होता है, या हम इसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज। तो डीएनए में जो कुंडलन होता है, जो हेलिक्स होता है, वो कौन सा होता है? राइट हैंडल हेलिक्स होता है। दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है, क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में होता है। और देखें, अगर आपने जब ये डीएनए बनाते हैं तो देखो ये गलत क्यों है, इसमें आपको एक गड्ढा, गहरा गड्ढा दिखना चाहिए, उसके आगे का जो नेक्स्ट गड्ढा है वो हल्का दिखना चाहिए, फिर गहरा गड्ढा होना चाहिए, और फिर हल्का गड्ढा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव, ग्रूव यानी गड्ढा, गहरा गड्ढा, मेजर ग्रूव। और फिर आ जाता है ये माइनर यानी छोटा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं माइनर ग्रूव। तो इस तरह दो गड्ढे हमें दिखना चाहिए, एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। एक गहरा हो जाएगा तो नेक्स्ट आना चाहिए हल्का, फिर गहरा, फिर हल्का, इस तरह चलना चाहिए। तो डीएनए में कौन सा हेलिक्स हो गया? डबल, राइट हैंडेड है, डबल हेलिक्स है, यानी क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। चलिए डीएनए के बारे में और हम जान लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम डीएनए बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह बनाना चाहिए, ऐसे। तो अब इसमें एक गहरा गड्ढा और दूसरा गहरा गड्ढा, ठीक है, उसको कहा जाता है एक कुंडली। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये डीएनए की एक कुंडली कहलाएगी। डीएनए का एक हेलिक्स होता है, डीएनए की एक कुंडलन, ठीक है, एक कुंडलन कहलाएगी, एक हेलिक्स कहलाएगी। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है कितनी? 34 एंगस्ट्रम होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। अब वही है, इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे दिखा सकते हैं? तो 34 एंगस्ट्रम को हम दिखा सकते हैं 34 गुना 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एक तो ये दिखा सकते हैं। दूसरा हम इसको दिखा सकते हैं 3.4 गुना 10 की घात माइनस 9 मीटर। तीसरा हम किसको दिखा सकते हैं? 3.4 नैनोमीटर। तो तीनों के तीनों एक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रही है तो हमेशा हो रहे हो तो हमेशा बच्चों की तरह सोचा करें। कैसे? देखो, मैंने कहा है 34 एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है? 10 की घात माइनस 10। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 34 गुना 10 की घात माइनस 9। अब एक जीरो रह गया, वो नीचे भेज देते हैं हम, तो वो नीचे आ जाएगा ये 10। अब ये पॉइंट है, ये यहाँ लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3.4 गुना 10 की घात माइनस 9। और उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? 3.4 इंटू, सॉरी, 10 की घात माइनस 9 को हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर इसकी जो लंबाई है, लेंथ हो जाती है। एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर, या 34 एंगस्ट्रम। हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी? कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रम। अब एक कुंडलन है, उसमें जो क्षार युग्म जो होते हैं, क्षार युग्म, क्षार युग्म का मतलब होता है बेस पेयर। क्षार युग्म का मतलब क्या हुआ? बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या है? देखो, ये यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लो एडिनिन है, तो यहाँ थाइमिन होगा। यहाँ जैसे ग्वानिन है तो ये साइटोसिन होगा। तो ये यहाँ पर एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर ये दूसरा जोड़ा बन गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने पेयर दिखा दिए मैंने? दो पेयर दिखा दिए, तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा है बेस पेयर। तो ऐसे एक कुंडलन में टोटल कितने क्षार युग्म होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यानी डीएनए के एक कुंडलन के अंदर, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर उपस्थित रहेंगे। तो देखें, हमने कहा था कि पूरी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी लंबाई वो कितनी बताई है मैंने? 34 एंगस्ट्रम बताई है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो वही है, 34 एंगस्ट्रम टोटल लंबाई है। और टोटल कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रम। तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी, दो बेस पेयर है उनके बीच की दूरी, जैसे मान लो यहाँ एडिनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, ये कितनी होगी? वो होगी 3.4 एंगस्ट्रम। इसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं 3.4 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। दूसरा हम कैसे दिखा सकते हैं इसको? इसको हम दिखा सकते हैं 0.34 गुना 10 की घात माइनस 9 मीटर, 0.34 इंटू 10⁹ माइनस 9 मीटर, या हम इसको 0.34 नैनोमीटर ये भी कह सकते हैं। तो तीनों के तीनों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक कुंडली के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम डीएनए के बारे में और जान लेते हैं। तो देखें, डीएनए में अभी तक हमने पूरी क्या पढ़ लिया? दो क्षारयुग्म के बीच की, सॉरी, दोनों लड़ियों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रम। एक कुंडली के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रम। और दो क्षारयुग्म के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके,
तो जो हमने कहा था कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना का पता लगाया था, वाटसन व क्रिक ने, तो इसकी संरचना देखी कैसे थी? माइक्रोस्कोप से देखी थी क्या? तो देखिए, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे हमारे पास एक कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों पर डीएनए उपस्थित होता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है। इसको डीएनए को माइक्रोस्कोप से इसकी संरचना नहीं देखी जा सकती, इसकी स्ट्रक्चर है ये नहीं देखी जा सकती। तो इसके लिए एक विधि काम में ली थी उन्होंने, जिसका नाम है एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफरेंशिएशन या क्रिस्टलोग्राफी। इसको क्या कह सकते हैं हम? एक्सरे डिफरेंशिएशन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, इसके द्वारा उन्होंने डीएनए की जो द्विकुंडली स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताया था। कंप्लीट है। अब ये डिटेल से हम इसके बारे में जानना नहीं है, आपको कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आ जाए तो आप उसमें पढ़ सकते हो। यहाँ पर इतना याद रखना है, वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल बताया था वो किसके अकॉर्डिंग बताया था? एक्सरे डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अब हम स्टडी कर लेते हैं चारगाफ का रूल। एक साइंटिस्ट है इरविन चारगाफ, ठीक है, पूरा नाम है इरविन चारगाफ। तो चारगाफ जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो कोई भी डीएनए है, हमने डीएनए में स्टडी किया है कि जैसे डीएनए है हमारे पास, उसमें एडिनिन है, ये थाइमिन से जुड़ा हुआ है, गुआनिन है, ये साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। तो एडिनिन की संख्या हमेशा थाइमिन के बराबर रहेगी, और गुआनिन की संख्या है ये साइटोसिन के बराबर रहेगी। क्योंकि एडिनिन है ये थाइमिन से जुड़ता है, तो जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। ठीक है, इनकी संख्या आपस में बराबर रहेगी। और गुआनिन है, उनकी संख्या साइटोसिन के बराबर रहेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। अब हम इसको कौन कौन से रूप में दर्शा सकते हैं? एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ए, बी, सी और डी, और उसमें आपको दे दिया कि इनमें से कौन से रूप में हम चारगाफ का नियम नहीं दर्शा सकते, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखें, हम कौन कौन से रूप में दर्शा सकते हैं। मान लेते हैं टोटल जो है क्षार है ना, टोटल क्षार, उनकी संख्या कितनी है? 100 है। इसमें आपको एडिनिन की संख्या मान लो दे देते हैं 20, और आपको ग्वानिन की संख्या पूछ ली है, ग्वानिन कितने हैं। तो देखो, एडिनिन जितने होंगे उतने ही कितने होंगे, थाइमिन भी 20 होंगे। टोटल कितने हो गए? 40। बाकी कितने बच गए? 60 थे। ठीक है, बाकी 60 बच गए ना, 100 में से 40 तो यही हो गए ना, एडिनिन और थाइमिन। बाकी कितने बच गए? 60 बच गए। 60 को बराबर बराबर डिवाइड करना है, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होना चाहिए। तो 30 ये होंगे और 30 ये होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह आपकी संख्या निकाल सकते हो कि इसमें ग्वानिन की संख्या कितनी होगी, थाइमिन की संख्या, इस तरह क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा है कि एडिनिन कितने हैं? 20 है। यहाँ पर देखो, एडिनिन कितने हैं? 20 है। फिर ग्वानिन, ग्वानिन कितने हैं? यहाँ पर हमने अभी निकाला है, ग्वानिन हमारे पास 30 है, तो 30 है ग्वानिन। ठीक है, बटे थाइमिन कितने हैं? थाइमिन हमारे पास कितना है? 20, तो 20 प्लस साइटोसिन कितना है? साइटोसिन भी 30 है, तो 30, तो कितना हो जाएगा? 50/50 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गए एडिनिन प्लस गुआनिन। एडिनिन कितना है? 20 है, गुआनिन 30 है, इज इक्वल टू थाइमिन कितना है? 20 है, और साइटोसिन कितना है? 30 है, यानी 50 इज इक्वल टू 50। यानी ये सही है। इसका मतलब हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चारगाफ के रूल को। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे, एडिनिन कितना है? 20 प्लस साइटोसिन कितना है? साइटोसिन 30 है। ओके, थाइमिन कितना है? थाइमिन यहाँ 20 है, प्लस गुआनिन कितना है? 30 है, यानी कितना हो गया? 50/50 इज इक्वल टू 1। यानी हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें देख करते हैं कि ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, एडिनिन कितना है? 20 प्लस थाइमिन कितना है? 20, गुआनिन कितना है? 30, और साइटोसिन कितना है? 30, यानी ये वाला है, इसको मैंने दिखाया है ये। तो कितने हो गए ऊपर हमारे पास? 40/60, जो इक्वल 1 नहीं होता, लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है। इसका मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन 4 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी कई तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का आपको चारगाफ के नियम का, लेकिन आपको ये फंडा याद रखोगे तो कैसे भी क्वेश्चन आगे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि टोटल 4 युग्म है, 4 4 है, टोटल बेस है। ठीक है, उनके नंबर आपको दे दिए कि 100 है, और उसमें आपको दे दिया थाइमिन जो है ना, वो दे दिया कि मान लेते हैं 30 है। तो थाइमिन 30 है, तो एडिनिन भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 60। बाकी बच गए 40। तो 40 कौन है? जी प्लस और सी है, ये कितने हो गए? 40 है, और ये दोनों बराबर बराबर है, तो जी भी कितना होगा? 20, और सी भी कितना हो जाएगा? 20। ओके, तो ये था चारगाफ का रूल। और इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।